मित्रों नमस्कार। मैं एडवोकेट सुरेंदु जयपुरियार अपने इस चैनल जयपुरियार लॉ क्लासेस पर पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सिविल प्रोसीजर कोड पर सीरीज चला रहा हूं और कोड प्रोसीजर के बारे में भी साथ साथ आप लोगों को बतलाता चल रहा हूं। तो मित्रों, किसी भी केस की शुरुआत जो सिविल वाद होता है, दीवानी वाद होता है, उसकी शुरुआत सूट से होती है और किसी भी सूट को तैयार करने के लिए यह जानना जरूरी है कि उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या तथ्य होते हैं। क्योंकि यदि सूट आपने सही तरीके से तैयार नहीं किया और आपने उसको फाइल कर दिया तो ऐसी स्थिति में वो सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। हो सकता है कि आपका केस डिसमिस हो जाए, हो सकता है कि वह स्क्रूटनी में ही आपका केस आगे नहीं बढ़ पाए। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी केस को जब हम फाइल करने जा रहे हैं तो जो सबसे उसका एसेंशियल चीज है वह है सूट। और सूट में क्या क्या हमें डालना है और क्या क्या चीजें होनी चाहिए सूट में, इस चीज को आपका जानना जरूरी है और किसी भी वकील के लिए जानना जरूरी है जो सिविल के केस को कर रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो दीवानी वाद है उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं उसकी जानकारी दूंगा। जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो किसी भी सूट के लिए, उसकी जानकारी मैं दूंगा। तो इसमें मित्रों, मैं ऐसे 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है। जो एसेंशियल तत्व है उसको 3 भागों में बांटा है। उसको हालांकि मैंने और भी सब डिवीजन उसका किया है, लेकिन ब्रॉडली जो डिवीजन मेरा है वो 3 है। वो पहला है पार्टी ऑफ द सूट। किसी भी वाद के जो वादी होते हैं और जो प्रतिवादी होते हैं, ठीक है ना, पार्टी ऑफ द सूट, ठीक है ना, वादी और प्रतिवादी। तो पहला तो यह है। दूसरा है कि प्लीडिंग्स। वाद जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी सूट के लिए। तो यह वाद क्या होता है जो आप तैयार करते हैं। जो कोई भी व्यक्ति, जो वकील है, जो केस को फाइल करता है, जो कि प्लेंटिफ कहलाता है, वो जो तैयार करता है केस को, जो पूरा लिखता है पूरे केस को और उसमें जो जो चीजों को डालता है उसको हम कहते हैं प्लीडिंग्स, ठीक है ना, उसको प्लीडिंग्स कहते हैं। और वो यही से जब वह किसी भी प्लेंटिफ के, जो प्लेंटिफ ने जो तैयार किया है अपना वाद, जो प्लीडिंग्स उसने तैयार की है, उसके बाद जो डिफेंडेंट को, जो प्रतिवादी है, उसका जवाब देना पड़ता है, उसको भी हम प्लीडिंग्स ही कहते हैं। मतलब प्लीडिंग्स हम जो वादी है उसके वाद को भी कहते हैं और जो प्रतिवादी है, जो रिटन स्टेटमेंट सबमिट किया है, उसने जो तैयार किया है स्टेटमेंट, उसको भी हम प्लीडिंग्स ही कहते हैं। और तीसरी चीज होती है वो है प्रेयर, ठीक है। अब हम जब वाद की बात करते हैं अर्थात प्लीडिंग्स की जब हम बात करते हैं तो प्लीडिंग्स में भी सब कैटेगरी मैंने की हुई है जो जो उसके एसेंशियल तत्व है। इसको तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बतला दे रहा हूँ कि उसमें क्या क्या एसेंशियल तत्व होते हैं जो कि किसी भी प्लीडिंग्स को तैयार करने के लिए जरूरी है। जैसे पहला है, किसी भी वाद के लिए या किसी भी सूट के लिए जरूरी है कि कॉज ऑफ एक्शन उसका होना चाहिए। यदि कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा तो वो सूट तो बन ही नहीं सकता है और प्लीडिंग्स अच्छी बनेगी ही नहीं। दूसरा है उसका कि सब्जेक्ट मैटर उसका क्या है, सब्जेक्ट मैटर जो है वह क्या है, सब्जेक्ट मैटर को भी उसमें डालना जरूरी होता है। और तीसरा जो है वह आपने रिलीफ क्या क्लेम किया है, ठीक है ना, जो रिलीफ आपने क्लेम किया है, जो पार्टी ने रिलीफ क्लेम किया है, वह 3 चीजें हैं जो कि उसको डालना पड़ता है इसमें। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता रहा था सूट के बारे में। जो प्लीडिंग्स है उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। तो यह जो सबसे पहले आती है पार्टी की बात, ठीक है ना। पार्टी की बात जब आती है तो आप देखेंगे जो सीपीसी को जब आप पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड को जब आप पढ़ते हैं, तो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 1 में, ठीक है ना, ऑर्डर 1 के रूल 13 में पार्टीज की बात कही गई। अब पार्टीज किसको कहा जा रहा है यहाँ पर, जैसा कि मैंने अभी तुरंत आप लोगों को बतलाया कि जो वादी हैं और जो प्रतिवादी हैं दोनों ही पार्टीज, ठीक है ना। वादी हैं और प्रतिवादी दोनों ही क्या है, दोनों ही पार्टी है। वह एक वादी है वह भी पार्टी है, दूसरा प्रतिवादी जो है वो भी पार्टी है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजों को जानना जरूरी है, किनको वादी बनाना है और किनको प्रतिवादी बनाना है, ठीक है ना। किनको वादी बनाना है, किनको प्रतिवादी बनाना है, इस चीज को जानना जरूरी है केस में। क्योंकि यदि आपने वादी को सही ढंग से नहीं बनाया तब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि केस आपका इंटरटेन ही नहीं हो, ठीक है ना, केस आपका इंटरटेन ही नहीं हो, डिसमिस नहीं होगा लेकिन वह पेंडिंग में पड़ा रहेगा। इसी ढंग से प्रतिवादी को यदि आपने सही सही नहीं बनाया है तब ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपने जो रिलीफ की बात की वो रिलीफ भी आपको नहीं मिले।
तो यहाँ पर आता है नेसेसरी पार्टी। कौन नेसेसरी पार्टी होते हैं, ठीक है ना, कौन नेसेसरी पार्टी होते हैं? दो पार्टी को माना जाता है यहाँ, नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन है? मतलब जो आवश्यकवादी और प्रतिवादी कौन है? आवश्यकवादी और प्रतिवादी, जिसको कि नेसेसरी हम पार्टीज कहते हैं, वह है जिसके बिना कोई केस सुना ही नहीं जा सकता है, जिसके बिना कोई केस सुना ही नहीं जा सकता है, ठीक है ना, वहां पर आप केस की सुनवाई हो ही नहीं सकती है। और प्रॉपर पार्टी कौन है? प्रॉपर पार्टी उसको कहते हैं जिसके बिना केस की सुनवाई हो सकती है, ठीक है, लेकिन निर्णय के आने के क्रम में, निर्णय के आने के समय उसकी उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, ठीक है। यदि वहां पर उसको नहीं लाया गया तो ऐसी स्थिति में हो सकता है जो रिलीफ आपने क्लेम किया है वो रिलीफ आपको सही ढंग से नहीं मिल पाए। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी जमीन का झंझट है, ठीक है, जमीन का झंझट क्या है? मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति के पास एक प्लॉट है, सपोज करिए कि 10 डिसमिल का एक प्लॉट है और उसने उसे बी को बेच दिया है, ठीक है, उसने उसे बी को बेच दिया और बी को बेचने के बाद उसने फिर क्या किया? बी को बेचने के कुछ दिनों के बाद उसने उस प्लॉट को उसने सी को भी बेच दिया, ठीक है। अब जब वहां पर क्लेम करने के लिए व्यक्ति गया तो बी भी गया और सी भी गया। क्लेम करने के पहले तो म्यूटेशन की बात आती है ना, दाखिल खारिज की बात आती है, वहां दाखिल खारिज कराने के लिए गया तो वहां पर बी भी गया, तो बी क्या केस पेंडिंग और सी भी पहुंच गया वहां पर। इसके बाद वे लोग दोनों जो थे वो कहाँ पहुंच गए? जमीन पर पहुंच गए कब्जा लेने के लिए। अब दो व्यक्ति कब्जा लेने के लिए पहुंच गए सेम जमीन पर, तो अब विवाद तो उत्पन्न होना है। अब दोनों जब वहां पुलिस के पास केस पहुंचा हुआ तो चूंकि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया तो पुलिस के पास मामला जाएगा। तो पुलिस ने दोनों के कागजात को मंगवा कर दिखलाया, जो डॉक्यूमेंट थे, जो कन्वेंस डीड था उसको उसने मंगवाया। तो कन्वेंस डीड को मंगवाया तो उसने देखा कि ए जो है, ठीक है ना, जिसने, जो विक्रेता है, जो सेलर है, उसने जो जमीन बेची है वह सेम जमीन जो बी को बेची है वही जमीन उसने सी को भी बेच दी है। अब यहाँ पर क्या हुआ? बी और सी दोनों तो केस करेंगे, बी और सी दोनों जो है वो केस करेंगे, किसके ऊपर करेंगे? ए के ऊपर करेंगे। तो यहाँ पर बी जब कोई केस करेगा तो वो अपना इंडिपेंडेंट केस कर रहा है, ठीक है ना। बी जब कोई केस करेगा, ठीक है, तो वह ए के ऊपर केस करेगा। यहाँ पर दोनों कौन है? नेसेसरी पार्टी है, क्योंकि बी ने उसको परचेज किया है और ए ने उस जमीन को बेचा है और दोनों के पार्टी बने बिना कोई सॉल्यूशन निकल नहीं सकता है। लेकिन अब एक तीसरा पार्टी भी इसमें इंटर कर गया है, वो कौन है? सी है। अब सी को यदि वे लोग पार्टी नहीं बनाते हैं, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में उसकी बात तो अनसुनी चली जाएगी। तो सी भी एक पार्टी होगा, लेकिन सी कैसा पार्टी होगा? सी के बिना कोई डिसीजन नहीं रुक सकता है, तो सी यहाँ पर प्रॉपर पार्टी होगा, ठीक है ना। सी यहाँ पर क्या होगा? प्रॉपर पार्टी होगा। तो ए और बी जो है वह यहाँ पर क्या है? नेसेसरी पार्टी है और सी जो है वह प्रॉपर पार्टी है। इसी ढंग से यदि सी को उस जमीन पर क्लेम करना है और अपना केस को स्टैंड कराना है तो वह भी किस पर केस करेगा? वो ए पर केस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी और ए दोनों जो है वह कौन है? नेसेसरी पार्टी हो गए, लेकिन उसे बी को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट नंबर 1 और डिपेंडेंट नंबर 2 के नाम से, प्रतिवादी नंबर 1, प्रतिवादी नंबर 2 के नाम से यहाँ पर उसको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। यहाँ प्रतिवादी नंबर 1 तो हो जाएगा ए और प्रतिवादी नंबर 2 हो जाएगा बी, क्योंकि अब बी की बात भी वहां सुनी जाएगी, क्योंकि बी ने भी उस जमीन को परचेज किया है। कैसे किया है, नहीं किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, कैसे उसका क्लेम बनता है, क्या उसने पैसा दिया है, नहीं दिया है, तो उसकी बात को सुने बिना तो बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहाँ पर निर्णय जो आएगा वो आएगा ए के खिलाफ में, दोनों ही केस में, बी के केस में भी और ए के केस में भी। लेकिन इसमें जब बी ने फाइल किया है तो सी को, जब उसने प्रॉपर पार्टी बनाया तो उसको भी सुना जाएगा, और जब सी ने ए के खिलाफ केस किया है तो वहां पर बी की बात को सुना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर पार्टी कौन हुआ और नेसेसरी पार्टी कौन हुआ? ए किसी भी हालत में नेसेसरी पार्टी है दोनों केस में। बी अपने केस में नेसेसरी पार्टी है, ठीक है ना, और सी अपने केस में नेसेसरी पार्टी है।
अब यहाँ पर है कि नेसेसरी पार्टी को यदि नहीं डाला जाए, सपोज करिए कि बी ने ए के ऊपर केस नहीं कर सी के ऊपर केस कर दिया, तो क्या केस स्टैंड करेगा? तो वहां पर वह सी को नेसेसरी पार्टी नहीं बना सकता है। उसी ढंग से सी जो है वो बी को नेसेसरी पार्टी नहीं बना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा जजमेंट है जिसमें कहा गया है बहुत ही स्पष्ट तौर पर कि यदि, ठीक है ना, नेसेसरी पार्टी को नहीं बनाया गया केस में, किसी भी सूट में पार्टी, तो वह केस के लिए फेटल होगा। मतलब कि वह पूरे केस को खत्म कर देगा, केस विनाशकारी हो जाएगा वह उस व्यक्ति के लिए जिसने केस को फाइल किया, वह केस को फेटल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है तो वो मैं आपको बतला देता हूँ, पढ़कर भी आपको सुना देना चाहूंगा। ये जो डिसीजन है वह है पब्लिक सर्विस कमीशन वर्सेस उत्तरांचल। यहाँ पर है पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ उत्तरांचल वर्सेस ममता विष्ट AIR, ठीक है, ऑल इंडिया रिपोर्टर 2010, सुप्रीम कोर्ट 2613, ठीक है ना, पेज नंबर 2613। यह है एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कि बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है, ठीक है ना, कि यदि नेसेसरी पार्टी को पार्टी सूट में नहीं बनाया गया तब ऐसी स्थिति में यह केस के लिए फेटल होगा। मतलब सही निर्णय पर तो कोर्ट पहुंच ही नहीं सकता है। इसी ढंग से मैं दूसरा एक एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। सपोज करिए किसी व्यक्ति को दुकान अलॉट किया गया, ठीक है, दुकान अलॉट किया गया। जैसे मान लीजिए मैं झारखंड में रहता हूँ और यहाँ कोई व्यक्ति ए है जिसको कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि म्युनिसिपल मार्केट है, वहां पर से दुकान अलॉट किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो दुकान अलॉट किया गया, पूरा दुकान अलॉट करने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उसको तोड़ने के लिए पहुंच गया, यह कहते हुए कि यह इलीगल है। अब यहाँ रिलीफ के लिए कोर्ट में जाएगा व्यक्ति, ठीक है ना, कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो यहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टी बनाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या होगी, प्रॉपर पार्टी होगी। स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वह प्रॉपर पार्टी होगी, लेकिन नेसेसरी पार्टी कौन होगी, वह ए जिसको जमीन अलॉट किया गया है, जो कि प्लेंटिफ है, ठीक है ना, जो कि प्लेंटिफ है, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि डिफेंडेंट है, मेन डिफेंडेंट है, और वह नेसेसरी पार्टी है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वह प्रॉपर पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में भी इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तीसरा एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति का प्रमोशन रोक दिया गया और उससे जूनियर किसी व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया गया, स्टेट गवर्नमेंट में या फिर मान लीजिए सेक्रेटेरिएट में किसी व्यक्ति को प्रमोशन दे दिया गया, जूनियर व्यक्ति को सरपास कर वो प्रमोशन दिया गया। अब वह व्यक्ति, मान लीजिए कि ए जो है जिसको कि प्रमोशन नहीं मिला, वो सीनियर था, और बी को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, किसने दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया। अब यहाँ वह हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा, हाई कोर्ट में रिट फाइल करेगा, तो यहाँ पिटिशनर कौन हुआ, पिटिशनर हुआ ए जिसको प्रमोशन नहीं मिला, और यहाँ नेसेसरी पार्टी डिफेंडेंट के रूप में, रिस्पोंडेंट के रूप में कौन हुई, वह स्टेट, ठीक है ना, स्टेट जो है वह मेन नेसेसरी पार्टी को बनाया गया। लेकिन यदि किसी व्यक्ति सी को जो प्रमोशन दे दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ए को बाईपास कर सुपरसीड कर, तो यहाँ पर वह व्यक्ति जो है, ठीक है ना, सी को भी पार्टी बनाएगा, लेकिन वह प्रॉपर पार्टी होगा, क्योंकि सी की बात को भी सुना जाएगा। सी के नहीं रहने से, सी के नहीं रहने से डिसीजन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि डिसीजन किसके खिलाफ देना है, आपको स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ देना है, लेकिन सी की बात को यदि प्रॉपर तरीके से नहीं सुना जाएगा तब ऐसी स्थिति में वो डिसीजन प्रॉपर नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नेसेसरी पार्टी के बिना फेटल हो सकता है कोई भी केस, प्रॉपर पार्टी के बिना केस फेटल नहीं हो सकता है, लेकिन किसी भी डिसीजन को सही तरीके से और सही जगह पर पहुंचाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर प्रॉपर पार्टी को भी पार्टी बनाया जाए, ठीक है। इस पर भी एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है जिसकी चर्चा मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। सुरेश वर्सेस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, ये नोट कर लीजिए, सुरेश वर्सेस यवतमाल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ठीक है ना, AIR 2008 SC 2432, ठीक है। यहाँ पर प्रमोशन के मामले में, ठीक है ना, प्रमोशन के मामले में
जो प्रॉपर पार्टी और नेसेसरी पार्टी की बात कही गई है, इसमें इस डिसीजन के द्वारा उसको क्लियर किया गया है, ठीक है ना, क्लियर किया गया है कि किस ढंग से प्रॉपर पार्टी की बात को भी सुना जाना चाहिए। पहले डिसीजन में मैंने कहा कि नेसेसरी पार्टी नहीं होगा तो फेटल होगा। दूसरे डिसीजन में 2008 का डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें यह स्पष्ट किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यदि प्रॉपर पार्टी को नहीं सुना गया तो वह केस के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। अब जब पार्टी की बात करते हैं तो इसमें बात आता है ज्वाइंटर की, बात आता है नॉन ज्वाइंटर की, और फिर बात आता है मिस ज्वाइंटर की, ठीक है ना, बात आती है मिस ज्वाइंटर की। अब मैंने आप लोगों को बताया कि नेसेसरी पार्टी और प्रॉपर पार्टी, यदि नेसेसरी पार्टी को नहीं इसमें बनाया गया तो वादी पार्टी नहीं बनाया गया, केस में डिफेंडेंट नहीं बनाया गया, या फिर प्लेंटिफ जो है, ठीक है ना, वह जो जिसको बनाना चाहिए था वह प्लेंटिफ उसने केस को नहीं फाइल किया, तब ऐसी स्थिति में उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी। मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्टी है, जो कि नेसेसरी पार्टी है, उसको तो पार्टी बनाया ही नहीं गया, और जब पार्टी नहीं बनाया गया तब उसको कैसे उसमें जोड़ा जा सकता है, तब उसको कैसे उसको जोड़ा जा सकता है। तब यहाँ पर जो पिटिशनर है वह कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है कि यहाँ पर जो नेसेसरी पार्टी बनाया जाना था वो नेसेसरी पार्टी नहीं बनाया गया है, उसको नेसेसरी पार्टी बनाने का परमिशन दिया जाए, ठीक है। कोर्ट जब परमिशन देगा तो आप इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन के द्वारा, आईए के द्वारा आप नेसेसरी पार्टी के रूप में वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं। इसको हम ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी। अब क्या है कि मिस ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी भी होता है। हाँ, दूसरी बात यह है कि ज्वाइंडर ऑफ द पार्टी जो पिटिशनर के कहने पर, के रिक्वेस्ट पर, के प्रेयर पर तो बनता ही बनता है। यदि कोर्ट को यह लगता है, सुओ मोटो यह लगता है कि नेसेसरी पार्टी यदि नहीं होगा, चाहे वह पिटिशनर का हो या डिफेंडेंट का हो, तो कोर्ट खुद ही उस पर आदेश दे सकता है कि इस व्यक्ति को इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इसके बिना, ठीक है ना, केस की सही तरह के तरीके से सुनवाई नहीं हो सकती है, सही निर्णय नहीं दिया जा सकता है। तो कोर्ट सुओ मोटो भी यह निर्णय ले सकता है। दूसरी बात है कि किसी भी स्टेज में जाकर, केस के किसी भी स्टेज में जाकर कोर्ट यदि चाहे तो वह किसी पार्टी को, जो नेसेसरी पार्टी है, उसको वह ज्वाइन करवा सकता है। अब मिस ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी क्या है, मिस ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी जो है, यदि किसी गलत व्यक्ति को पार्टी बना दिया गया जो उसका उस केस से संबंध ही नहीं है, तो उसको हम मिस ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी कहते हैं। तब ऐसी स्थिति में यदि उसको ड्रॉप करना हो या फिर उसको रिप्लेस करना हो तो कोर्ट के आदेश से अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है, अमेंडमेंट के द्वारा उसको रिप्लेस किया जा सकता है या फिर उसको ऐड किया जा सकता है नए पार्टी को, जो सही पार्टी वहां पर है। तो मेरे ख्याल से मित्रों आप लोगों को अपने ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात यह है, ये प्रश्न जरूर उठता है कि जब हम पार्टी की बात करते हैं तो क्या नेसेसरी पार्टी या फिर कोई भी किसी भी पार्टी की हम जब बात कर रहे हैं तो क्या एक ही व्यक्ति पार्टी हो सकता है या एक से ज्यादा व्यक्ति पार्टी हो सकता है। तो मित्रों मैं बता दूं कि यहाँ पर एक से ज्यादा प्लेंटिफ भी हो सकते हैं, वादी हो सकते हैं, और वे सभी नेसेसरी पार्टी हो सकते हैं, और एक से ज्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा डिफेंडेंट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक केस की बात करता हूँ, पार्टीशन सूट का मामला, पार्टीशन सूट का मामला कोर्ट में चल रहा है। वहां पर एक भाई ने अपने 4 भाइयों के खिलाफ, ठीक है ना, 4 भाइयों के खिलाफ पार्टीशन सूट फाइल किया। तो वहां पर एक व्यक्ति जो है जिसने फाइल किया वह प्लेंटिफ है, वो नेसेसरी पार्टी है, लेकिन वहां पर सिर्फ एक भाई का नाम यदि वह लेता है तब ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगा, नॉन ज्वाइंटर ऑफ द पार्टी हो जाएगा। तो बाकी तीनों को भी वहां पर पार्टी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिफेंडेंट कितने हो गए, 4 हो गए, यहाँ पर प्लेंटिफ 1 है। अब सपोज करिए कि 4 भाई हैं और 3 भाई घर से बाहर रह रहे हैं, एक भाई जो है वह घर पर कब्जा कर कर बैठा हुआ है। तो तीनों भाई जो हैं वह एक भाई के खिलाफ में केस करेंगे, तो तीनों भाई जो है वह नेसेसरी पार्टी हो जाएंगे। तो प्लेंटिफ 3 है और डिफेंडेंट जो है वह एक व्यक्ति के खिलाफ केस चल रहा है।
तो यहाँ पर मैंने जैसा आप लोगों को अभी बताया कि प्लेंटिफ एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। उसी ढंग से डिफेंडेंट एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि वादी एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। उसी ढंग से प्रतिवादी एक भी हो सकते हैं, अनेक भी हो सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर वादी और प्रतिवादी का जो मामला है वह आपको स्पष्ट हो चुका होगा और यह किसी भी सूट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप वादी का सही रूप में चयन करें, प्रतिवादी का सही रूप में चयन करें, क्योंकि इसमें गड़बड़ी पूरे केस को खराब कर सकता है। दूसरा है प्लीडिंग्स। यदि आपने प्लीडिंग्स को सही तरीके से नहीं वहां पर बनाया हुआ है, सही तरीके से नहीं लिखा गया है, तब ऐसी स्थिति में अभी आपका केस खराब हो सकता है, आपका केस डिसमिस हो सकता है, आपका केस पेंडिंग में पड़ा रह सकता है। और उसी ढंग से प्रेयर की बात आती है। आपने यदि प्रेयर सही नहीं किया है, ठीक है ना, आधा अधूरा प्रेयर किया है, तब भी कोर्ट आपको रिलीफ देने की स्थिति में नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई केस को फाइल किया है, जैसे मान लीजिए कि आपने ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया है। मैं ट्रांसफर पिटीशन की बात पहले भी किसी वीडियो में कर चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ तो समझाने के लिए। ट्रांसफर पिटीशन आपने हाई कोर्ट में फाइल किया है किसी मैट्रिमोनियल सूट को लेकर, या फिर किसी जमीन के ही सूट को लेकर, किसी चीज को लेकर आपने एक ट्रांसफर पिटीशन फाइल किया है, जहां पर एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में, एक जिले से दूसरे जिले में आप चाहते हैं कि आपका केस स्थानांतरित हो जाए, वह कारण आपको देना पड़ता है। ठीक है? तो आपने वहां पर वह कारण दिया और स्थानांतरण की बात कर दी, लेकिन केस की सुनवाई तो इमीडिएटली नहीं होती है, तुरंत तो ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता है। और हाईकोर्ट में भी पता है आप लोगों को, केस पेंडिंग काफी रहते हैं, ऐसे तुरंत सुनवाई नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में इमीडिएटली रिलीफ की बात जो आती है, तो वहां पर कहा जाता है कि जब तक ट्रांसफर नहीं होता है तब तक वहां पर स्टे लगा दिया जाए उस केस में, उस जिले में। यदि आप वहां पर स्टे की बात का प्रेयर में नहीं डालते हैं तो स्टे तो आपको कोर्ट देगा नहीं, और वहां पर केस आपका चलता रहा और यहाँ पर जो उस जिले में चलता रहा और यहाँ पर तब तक केस ट्रांसफर करने का आदेश हाई कोर्ट ने नहीं किया, तब ऐसी स्थिति में आप तो वह केस हार जाएंगे। तो आपका ये पिटीशन जो है वो क्या होगा, जो हाई कोर्ट में आपने डाला है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा और वहां पर केस तो आपके खिलाफ में ही चला गया। ठीक है ना, आपके खिलाफ या फेवर जो भी गया है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो प्रेयर की बात आती है, तो प्रेयर प्रॉपर तरीके से प्रेयर का होना जरूरी है, और एक सूट में एक से ज्यादा प्रेयर भी हो सकता है, मतलब एक प्रेयर और अनेक प्रेयर भी हो सकते हैं। तो मित्रों, मैंने जो आप लोगों को अभी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सूट की बात कही, मतलब कि किसी भी वाद में जो आवश्यक तत्व हैं, उसकी बात जो मैंने कही, वो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। और यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और साथ ही साथ इसके बावजूद भी यदि कोई क्वेरी आपकी है, इससे संबंधित कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर इस पर अपना कमेंट दें, जिससे कि और भी चीजों को आपको क्लियर कर सकूं। हो सकता है कि बहुत सारी बातें मेरे दिमाग से निकल गई हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की कि जो आवश्यक तत्व हैं किसी भी सूट के लिए वो आपको बतलाया जा सके। लेकिन यह भी संभव है कि मेरे दिमाग से बहुत सारी बातें निकल गई हों, तो ऐसी स्थिति में यदि आप उस पर ध्यान आकर्षित करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उससे क्लियर करने की कोशिश करूं। और मित्रों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो मेरा लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप लोगों के द्वारा कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस पर भी आप अपना कमेंट जरूर दें। तो मित्रों, आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को मैं फिर जल्दी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।